ऐ स्त्री तू कल आना, ऐसी है ये कहानी। ऐ भीम सिंह की मौत की न्यूज सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। ध्रुव अपने आप को कोस रहा था। ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि हेम सिंह की मौत ध्रुव की वजह से हुई है, क्योंकि अभी तो ध्रुव हेम सिंह से मिलकर आया था और ध्रुव ने हेम सिंह से विभाषा गांव के बारे में पूछा था। तो उसके थोड़ी देर के बाद ही हेम सिंह ने आत्महत्या कर ली। ध्रुव अपने दादा के पास गया और ध्रुव ने पूछा, ये कैसे हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, आखिर वो आत्महत्या क्यों करेंगे? अच्युतचारण ने कहा, हेम सिंह अपने घर में फांसी के फंदे पर मिला। पुलिस को बुलाया तो जांच के बाद पता चला कि हेम सिंह ने आत्महत्या की थी। ध्रुव को जैसे कोई सदमा लग गया था। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। ध्रुव को विभाषा गांव की गुत्थी सुलझानी थी, पर अब हेम सिंह की मौत ने ध्रुव को और परेशान कर दिया था। उसी के साथ एक और दुर्घटना हुई थी। गांव के बाहर एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। गांव के बाहर वाले पहाड़ पर कुछ लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे। कुछ वेदर एक्सपर्ट के मुताबिक उस रात आसमान में टूटते तारों की बारिश होने वाली थी और वो लोग वही टूटते तारे देखने जा रहे थे। पर बीच रास्ते में ही उन लोगों की दो कार पलट गई। उन दो कारों में 8 लोग थे, पर सब के सब उस एक्सीडेंट में मारे गए। थोड़ा उजाला होने पर ध्रुव उस जगह गया जहां एक्सीडेंट हुआ था। ध्रुव उस जगह को देखकर घबरा गया, क्योंकि पूरे रास्ते में एम्बुलेंस, पुलिस और दूसरे लोग की भीड़ थी। ये एक्सीडेंट बहुत घातक था। ध्रुव को ज्यादा आगे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब ध्रुव ने अखबार में एक्सीडेंट की खबर पढ़ी तो ध्रुव चौंक गया। पहाड़ के रास्ते वैसे तो ठीक ही थे, लेकिन कुछ जगह पर मोड़ थोड़े रिस्की थे। पर उन मोड़ों पर भी एक्सीडेंट तभी हो सकता था जब कोई बहुत तेज गाड़ी चला रहा हो, या फिर ड्राइवर को उस रास्ते का अंदाजा ना हो। ध्रुव के चौंकने का कारण उस एक्सीडेंट की जगह थी। सालों पहले बटुक चाचा का एक्सीडेंट भी उसी जगह पर हुआ था। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, इसलिए उनका कंट्रोल बिगड़ गया और उनकी गाड़ी पलट गई। और आज वापस से बिल्कुल उसी जगह उस कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 8 लोग मारे गए। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इन कार का एक्सीडेंट भी ठीक उसी जगह पर हुआ जहां सालों पहले बटुक चाचा का एक्सीडेंट हुआ था। ध्रुव ये मानने को तैयार नहीं था कि ये एक्सीडेंट नेचुरल रीजन की वजह से हुआ था। ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ध्रुव के दादाजी ने कहा था कि पहाड़ के उस एरिया में जो भी बुरी आत्मा निवास करती है वो काफी सालों से वहां है, लेकिन इतने साल उसने किसी का कोई नुकसान नहीं किया था। पर अब अचानक से कुछ बदल गया था, जिस वजह से सारे हादसे हो रहे थे। अगर उस बुरी आत्मा या बुरी शक्ति जो भी है उसे जल्दी से ढूंढकर काबू में नहीं किया गया तो और बेकसूर लोगों की जाने जा सकती है। ध्रुव के दादाजी के पास चारण परिवार के पूर्वजों की एक डायरी है जिसमें तंत्र विद्या के कुछ सीक्रेट्स लिखे हुए हैं। चारण परिवार के लोग ज्यादातर किसान थे, तो उन्हें ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसलिए अच्युतचारण ने ध्रुव को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था, ताकि ध्रुव खानदान की धरोहर को आगे बढ़ा पाए और उसे सुरक्षित रख सके। इस बार पूर्वजों की डायरी की मदद इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि पहाड़ पर क्या था ये ध्रुव नहीं जानता था, और ना ही अच्युतचारण, क्योंकि अगर कोई बुरी आत्मा होती तो अच्युतचारण को पता चल जाता। लेकिन यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ध्रुव के दादाजी ने पूरी रात बैठकर उस डायरी को पढ़ा और बहुत ढूंढने के बाद अच्युतचारण को अपनी प्रॉब्लम से मिलता जुलता कुछ भी मिल पाया। बहुत पहले की बात है, उस समय नंदा वंश के राज में गांव में एक अमीर घराने की काम वाली बाई के साथ कुछ गलत हुआ था। वो काम वाली बाई दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जिस वजह से घर के आदमी उस बाई को बहुत परेशान करते थे। इन सब चीजों से तंग आकर उस बाई ने एक दिन आत्महत्या कर ली।
लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बस एक काम वाली बाई ही तो थी। पर उस काम वाली की मौत के थोड़े समय के बाद ही घर के चौकीदार की मौत हो गई, लेकिन मौत का कारण किसी को नहीं पता लगा। मौत के कुछ समय के बाद ही उस बड़े से बंगले में अचानक आग लग गई और घर में रहने वाले सभी लोग उस आग में जलकर मर गए। काफी समय बाद उस घर को एक होटल में बदल दिया गया और चारण परिवार के किसी पीढ़ी के पूर्वज उस होटल में गए। उस रात मौसम बहुत खराब था। काले बादल और तेज बारिश थी। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। उसी रात होटल में चारण खानदान के पूर्वज का सामना उस काम वाली बाई से हुआ जो काफी टाइम पहले ही मर चुकी थी। उस काम वाली और पूर्वज के बीच में क्या बात हुई ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये पूरा किस्सा बिल्कुल वैसा था जैसा ध्रुव के साथ हुआ था। ध्रुव को भी यशिका एक काली रात में बारिश के मौसम में मिली थी। चारण खानदान के पूर्वज का मानना था कि ये ना तो कोई भूत है और ना कोई बुरी शक्ति, ये कुछ और ही था जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जान पाया था। हर साल एक टाइम ऐसा आता था जब गांव का मौसम बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा डायरी में लिखा है। अगर उस समय कोई होटल में जाकर देखे तो उसे वही दिखेगा जो सालों पहले चारण खानदान के पूर्वज को दिखा था। डायरी में पूरी बातें नहीं कुछ भी लिखा था वो बिल्कुल ध्रुव के साथ हुए हादसे जैसा था। जब ध्रुव को ओजस का कॉल आया तब ओजस ने भी ध्रुव से ऐसी ही बातें की थी कि ध्रुव बस सही जगह पर सही समय पर था, इसलिए ध्रुव को विभाषा गांव अलग दिखा। ध्रुव ओजस की नॉलेज के बारे में सोचकर काफी इम्प्रेस हो गया था। पर तभी ध्रुव ने गांव में हुए एक्सीडेंट के बारे में सोचा। अगर किसी को भी टूटता तारा देखना है तो उसके लिए मौसम साफ होना चाहिए और आसमान में चांद भी नहीं होना चाहिए। बातें की थी कि ध्रुव बस सही जगह पर सही समय पर था, इसलिए ध्रुव को विभाषा गांव अलग दिखा। ध्रुव ओजस की नॉलेज के बारे में सोचकर काफी इम्प्रेस हो गया था। पर तभी ध्रुव ने गांव में हुए एक्सीडेंट के बारे में सोचा। अगर किसी को भी टूटता तारा देखना है तो उसके लिए मौसम साफ होना चाहिए और आसमान में चांद भी नहीं होना चाहिए, तभी टूटता हुआ तारा अच्छे से दिख सकता है। लेकिन एक्सीडेंट वाली रात मौसम खराब था, तो फिर ये लोग पिकनिक मनाने और तारे देखने क्यों गए? ध्रुव ने यही सवाल जाकर अपने दादाजी से पूछा, लेकिन दादाजी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। थोड़ा और जांच करने के बाद ध्रुव को अचानक से पता लगा कि ओजस जिस सही समय और सही जगह की बात कर रहा था वैसी स्थिति आज ही बनने वाली थी। अगर ध्रुव को वापस से विभाषा गांव में जाना है तो आज के दिन वो जा सकता है। इसके बाद कब मौका मिलेगा ये कोई नहीं जानता। ध्रुव के दादाजी ने ध्रुव से कहा, ये समय बुरी शक्तियों के लिए बहुत ही ताकतवर समय है। काली दुनिया का दरवाजा इस समय हमारी दुनिया में खुल चुका है। रात के समय बहुत सी बुरी आत्माएं घूमती नजर आ सकती हैं और उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। पर ध्रुव ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। ध्रुव के दादाजी भी जानते थे कि ध्रुव नहीं रुकने वाला। ध्रुव वापस से विभाषा गांव जाने का फैसला कर चुका था। ध्रुव ने अपना बैग पैक कर लिया। जब ध्रुव घर से निकलने ही वाला था तभी अच्युत चारण ने ध्रुव से जाकर कहा, बेटा ये समय सबसे खतरनाक है। तुम्हारे ऊपर से अब भी काली शक्तियों का प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और दूसरी दुनिया का दरवाजा भी खुला है। एक बार फिर सोच लो ध्रुव, इस समय विभाषा गांव जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है, कुछ भी हो सकता है। ध्रुव ने अपने दादाजी से कहा, मैं इस बार नहीं रुक सकता दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। जब ध्रुव बाहर पढ़ने चला गया था तब ध्रुव ने सोचा था कि अब ध्रुव को वापस कभी इन सब चीजों से डील नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ध्रुव ओजस से मिला और उसने सिंधु परिवार की मदद की तब ध्रुव को समझ आ गया कि ये सब कुछ ध्रुव की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब पिट्टौली
जनवरी से ओजस अपने घर जा रहा था, तभी ध्रुव को यह एहसास हुआ कि ध्रुव को अब अकेले ही लड़ना होगा, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। पर फिर भी ध्रुव को ओजस की बहुत याद आ रही थी। एक लंबी आह भरकर ध्रुव पहाड़ पर पहुंच गया। थोड़ा आगे जाने पर ध्रुव ने देखा कि कोई पहाड़ पर ऊपर जाने वाले रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा है। जब ध्रुव ने ध्यान से देखा तो ध्रुव को तरुण नजर आया। ध्रुव सोच में पड़ गया कि आखिर तरुण यहाँ क्यों बैठा हुआ है। जैसे ही ध्रुव तरुण के नजदीक पहुंचा तो ध्रुव से पहले तरुण ने ही ध्रुव से कहा, तुमसे ऊंची आवाज में बात करने के लिए मुझे माफ कर दो ध्रुव। ध्रुव ने तरुण को देखा। तरुण के कपड़े पसीने से भीग चुके थे और तरुण बहुत थका हुआ लग रहा था। ध्रुव ने कहा, हाँ ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तरुण ने कहा, मैं तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। इस एक्सीडेंट का विभाषा गांव से कोई न कोई कनेक्शन है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना होगा। बोलो मंजूर है? ध्रुव की जगह अगर ओजस होता तो साफ मना कर देता, लेकिन ध्रुव ऐसा नहीं था। हालांकि ओजस को खतरों से लड़ने का ज्यादा अनुभव था, लेकिन ध्रुव इस समय बस यही सोच रहा था कि अगर तरुण ने कोई परेशानी खड़ी की तो ध्रुव तरुण को कैसे हराएगा। वैसे भी ध्रुव को ये लग रहा था कि तरुण को कोई तंत्र मंत्र नहीं आता है। ध्रुव को इतनी गहरी सोच में देखकर तरुण ने ध्रुव से कहा, मैं जानता हूं तुम तुम्हारे परिवार के बारे में और अपने लोगों के काम के बारे में सोच रहे हो, पर तुम ज्यादा चिंता मत करो। वैसे मैं जानता हूं कि यशिका की अस्थियां कहाँ हैं। ध्रुव ने चौंकते हुए तरुण से पूछा, तुम्हें कैसे पता? और एक मिनट, अस्थियों से तुम्हारा क्या मतलब है? तरुण ने कहा, विभाषा में जब आग लगी थी तो सभी लोग जलकर राख हो गए। किसी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया क्योंकि ना तो किसी का शरीर मिला और ना ही किसी की अस्थियां। इसलिए गांव के बाहर जो स्मारक है उसमें सभी के नाम है, लेकिन यशिका का नहीं है, क्योंकि यशिका पहले ही आत्महत्या कर चुकी थी और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी नहीं था। बाद में किसी ने मुझे बताया कि यशिका की अस्थियां कहाँ हैं। मैंने जाकर देखा तो वहां पर अस्थियां थीं। ये बात सुनकर ध्रुव ने बिना कुछ सोचे ही तरुण को साथ आने के लिए हाँ कह दिया। ध्रुव यशिका का नाम सुनते ही तरुण की सभी शर्तें मान गया था। ध्रुव को उम्मीद तो थी कि आज ध्रुव यशिका को इंसाफ दिला देगा, और अब तरुण भी ध्रुव के साथ था तो चीजें और आसान होनी चाहिए थी। पर न जाने क्यों ध्रुव को ओजस की कमी बहुत खल रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद ध्रुव और तरुण उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गए। एक्सीडेंट वाली जगह से सब कुछ हटा दिया गया था। सभी रिपोर्ट्स पुलिस वाले और बाकी लोग लेकर चले गए थे। कार के टूटे हुए पुर्जे अब भी वहां पड़े हुए थे। हालांकि ज्यादा दिमाग लगाने की ध्रुव को जरूरत नहीं थी, क्योंकि ध्रुव एक्सीडेंट की जांच करने नहीं आया था। ध्रुव जानना चाहता था कि एक्सीडेंट किसी बुरी शक्ति की वजह से हुआ है। उस जगह पर 2 गाड़ियों के टायर के निशान साफ दिख रहे थे। ध्रुव ने चलते समय तरुण से पूछा, तुम्हारा इस सब से क्या लेना देना है? तुम यशिका को पहले से जानते थे क्या? तरुण ने ध्रुव से कहा, हाँ, मैं यशिका के साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन यशिका कॉलेज में फेल हो गई थी। मैं आगे पढ़ने निकला और यशिका किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करने चली गई। मुझे कभी बाहर रहना पसंद नहीं आया, इसलिए मैं वापस लौटकर गांव आ गया। मुझे यशिका कॉलेज से ही बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं कहा। मुझे लगा कि कॉलेज के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब मैं गांव वापस आया तो काम के पहले दिन ही मेरी मुलाकात यशिका से हुई। ध्रुव और जानना चाहता था, पर ध्रुव को तरुण पर शक था। क्या तरुण सच कह रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ श्री तू कल आना।